वीडियो में बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू डायपोल एट सम आर्बिटरी पॉइंट। कोई आर्बिटरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालें। एक्सियल पॉइंट पे हमने देख लिया, हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख लिया, अब हम किसी आर्बिटरी पॉइंट पे देखेंगे। और इसको निकालने के लिए मैं जो अप्रोच यूज करूंगा यहाँ पर, वो अप्रोच जो है वो आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाली है, समझ गए। तो ये अप्रोच को आप समझना, क्लियर है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एक डायपोल दिया हुआ है और ये जो डायपोल है इसके चार्जेस के बीच की दूरी 2a है और ये डायपोल की वजह से हमें एक आर्बिटरी पॉइंट है, ये लेट्स सपोज इसको अपन C नाम दे देते हैं, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे है R। और ये जो लाइन है, ये जो सेंटर को C से जोड़ती है, ये लाइन डायपोल के साथ थीटा एंगल बनाती है, ये थीटा, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें डायपोल मोमेंट पता है, हमें थीटा पता है, हमें ये R पता है, ये तो दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच ये है कि बेटा ये डायपोल के कंपोनेंट्स ले लो। एक तो ये कंपोनेंट हो गया P cos थीटा और एक ये कंपोनेंट हो गया P sin थीटा। P cos थीटा, P sin थीटा, दो कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है, अगर जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है वो पॉइंट अगर डायपोल की एक्सिस पे ना हो या डायपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे ना हो, तो आपको क्या करना है, डायपोल के सेंटर से उसको ज्वाइन करो पॉइंट को और डायपोल के कंपोनेंट्स लो। एक तो एक्सिस पे लो जो आपने ज्वाइन करके बनाई है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। हमने कंपोनेंट्स ले ली P cos थीटा और P sin थीटा। अब हम एक डायपोल को रिजॉल्व कर लिया दो में। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ दो डायपोल है, एक तो ये और एक ये। तो बेटा ये जो डायपोल है इसका डायपोल मूवमेंट OC पे है ऐसे, और इसका डायपोल मूवमेंट ऐसे है। तो ये जो डायपोल है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में होगी, डायपोल की डायरेक्शन में ही होगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो पॉइंट C इस डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है और C इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल है, क्योंकि ये एंगल 90 है। ये डायपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे है C। तो C पहले वाले डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है, दूसरे वाले डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होगी, इसके डायरेक्शन में ही होगी, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसके लिए इक्वेटोरियल है तो इसके अपोजिट होगी। सही है बात, आगे समझ। अब E1 कितना होगा, E1 होगा, यहां लिख देता हूं, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट पे है, तो उसका फॉर्मूला होता था, शॉर्ट डायपोल मान रहे हैं बेटा अपन, शॉर्ट डायपोल ही मान के करते हैं इसको। ये ले लेते हैं अपन, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, शॉर्ट डायपोल है ना। तो यहाँ पे E1 जो होता था एक्सियल पॉइंट पे वो होता था 2kp/r³। तो ये जाएगा 2k, P की जगह P cos थीटा आएगा क्योंकि E1 इसी की वजह से है ना, 2kp/r³। और E2 जो होगा वो होगा -kp/r³। पर क्योंकि माइनस ये बताता है कि डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है, यही तो बताता है। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन को अपोजिट मान लिया है, तो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी P sin थीटा नीचे है तो ऊपर मान लिया। तो E2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, kp sin थीटा/r³। अब P sin थीटा क्यों आया, क्योंकि जिस डायपोल की वजह से E2 है वो P sin थीटा है। तो जो नेट फील्ड आएगी वो मान लो ये आ गई,
ये आ गई ई नेट। ये वर्टिकली ऊपर नहीं है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, अल्फा मान लो, है ना। ये अपन ने मान ली ई नेट, ठीक है बच्चों। तो अब जो नेट फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और जो ये नेट फील्ड होगी इसका जब आप E1 E2 की वैल्यू रख दोगे तो आएगा 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय r की पावर 6, है ना, प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r की पावर 6। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन r की पावर 6 जो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k p बाय r क्यूब और अंदर आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक cos स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 बचेंगे cos स्क्वायर। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट रैंडम पॉइंट, ये फॉर्मूला आ गया kp बाय r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा ये वाला एंगल है। अब सोचो कि इफ थीटा वॉज 0, अगर थीटा 0 होता यानी c यहाँ पे होता, या फिर थीटा 180 होता यानी c यहाँ पे होता पीछे, तो दोनों ही केसेस में c जो है वो डायपोल के एक्सिस पे होता। तो अगर c डायपोल के एक्सिस पे है दोनों ही केसेस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्सियल पॉइंट के लिए आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, ये आएगा, देखो cos 0 भी 1 होता है और cos 180 -1 होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 का रूट 2, तो 2kp बाय r क्यूब। सही है बात, क्लियर है। और अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट में लें, इफ थीटा इज 90, है ना, या फिर थीटा 90 है या फिर 270 है, यानी π/2 और 3π/2, cos 90 पे 0 होता है, 270 पे भी 0 होता है, तो E का मैग्नीट्यूड आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0, सही है ना। और इलेक्ट्रिक 0, इनफैक्ट 0 नहीं, ये आएगा kp बाय r क्यूब। 0 क्या होगा, 0 होगा cos थीटा, cos 90 या cos 270 0 होगा, ठीक है। और ये दोनों रिजल्ट वेरीफाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को कि ये एकदम करेक्ट है। अब डायरेक्शन, तो बेटा ये tan अल्फा, तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फा जो होगा वो कितना होगा, तो tan अल्फा आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, E2, और बेस कौन है, E1। और ऑब्वियसली हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो E2 कितना होगा, E2 है kp साइन थीटा बाय r क्यूब, और E1 है 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, ठीक है। तो यहां से kp से kp कैंसिल हो गया और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, tan अल्फा आ गया tan थीटा बाय 2। वो हो सकता है थोड़ा सा ये बाहर चला गया हो फ्रेम से, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह है kp साइन थीटा बाय r क्यूब और नीचे है 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, तो ये tan अल्फा बराबर tan थीटा बाय 2। तो इससे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ये फॉर्मूला रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।